नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 19 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को उस बेहतरीन कार्टून के साथ जो आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है। क्या आप इसको देख के मुझे बता सकते हैं ये कार्टून किस चीज़ को रिलेट करता है? डेफिनेटली ये दो अलग अलग चीज़ों की तरफ पॉइंट करता है। चलिए मैं बताता हूँ। जो ये पूरा सीन दिखाया हुआ है ना, यहाँ का ये पूरा सीन दिखा रखा है कहाँ? हरिद्वार में जो कुंभ अभी हो रहा है, मतलब जो हो चुका है 17 को, उसको कंक्लूड कर दिया गया है। तो उस कुंभ का यहाँ पर व्यू दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग अपनी श्रद्धा से वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और नदी में डुबकी लगा रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर जो कोरोना है उसके फैलने का भी डर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतने ज़्यादा साधु संत वहाँ पर आ रखे हैं। तो डेफिनेट सी बात है, जहाँ पर गैदरिंग होगी वहाँ पर कोरोना फैलेगा ही। इनफैक्ट अभी के न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि कई सारे साधु वहाँ पर पॉजिटिव भी पाए गए हैं। करीब 2000 के आसपास साधु ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसलिए तो 17 अप्रैल को कंक्लूड कर दिया गया, जबकि इसको तो और चलना था। एक साइड ये चीज़ दिखाई गई है, दूसरी साइड क्या दिखाया गया है? जो आप कह सकते हैं जो हमारे कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर जो जिन राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं तो वहाँ पर क्या कंडीशन है उसके बारे में दिखाया गया है कि किस तरीके से जितने भी हमारे नेता लोग हैं वो असेंबलीज बुला रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, उन लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, बता रहे हैं उन लोगों को, अपने जितने भी समर्थक हैं। तो जितनी भी वहाँ गैदरिंग्स हो रही है ना, वहाँ पर फिर से यही कोरोना के फैलने का इतना ज़्यादा डर है। तो दिक्कत यही है, देखिए पूरे देश में ना हर जगह अलग अलग जगहों पे लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन तो नहीं, मतलब रिस्ट्रिक्शन आप कह सकते हैं। जैसे दिल्ली में तो आपको पता ही होगा कितनी सारी रिस्ट्रिक्शन हो चुकी हैं। उसके अलावा अलग अलग राज्यों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, किसमें? जैसे अगर कोई भी माइग्रेंट या कोई भी इंसान बाहर से ट्रेन से या फ्लाइट से ट्रैवल करते अपने राज्य में आता है तो वहाँ उनकी टेस्टिंग होगी प्रॉपर, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। शॉप्स को बंद कर दिया गया है, वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो एक साइड तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं और होनी भी चाहिए, तभी जाके कोरोना कंट्रोल होगा। लेकिन दूसरी साइड से ये चीज़ें देखिए, यहाँ पर मतलब कुंभ चल रहा है, एक साइड से यहाँ पर इलेक्शन में जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिनेरियो चल रहा है। तो बेसिकली ये क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं? जैसा यहाँ लिखा है ना, कम कोरोना कम। जैसे कोरोना से पहले, जब कोरोना इससे पहले जो वेव आई थी उसमें क्या स्लोगन दिया था लोगों ने? गो कोरोना गो दिया था ना। तो अब क्या हो गया है? अब यहाँ पर एक तरीके से दिखा रहे हैं कि कम कोरोना कम हो रहा है। मतलब ये जो यहाँ पर लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये यही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्टून बनाने वालों ने भी काफ़ी इनोवेटिव कार्टून बना रखा है और सही भी है यार। चलिए हम डिस्कस करते हैं आज के एडिटोरियल। पहला एडिटोरियल जो है वो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है कि किस तरीके से अलग अलग कॉरपोरेट्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनको अपने एमिशंस को कट डाउन करना है, तब जाके फ्यूचर में एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज को हम एक तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल नॉर्मल इज़ गुड, यानी यहाँ पर IMD की बात करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो बताने वाला है कि इस साल जो मानसून है वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर उस चीज़ की बात करेंगे हम डिटेल में और देखेंगे कि पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है IMD का और वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे यहाँ पर एक तरीके से सवाल उठाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम है वो उसको करे, सुपर गवर्नमेंट बनने की कोशिश ना करे, ऐसा यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर राइटर ऐसा क्यों कह रहे हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन पे कभी भी आम जनता ने नज़र नहीं डाली, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ, नॉर्मल इज़ गुड। यानी यहाँ पर देखिए IMD की बात करी गई है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि इस बार इन्होंने कहा है कि इस साल जो मानसून आएगा वो नॉर्मल होने वाला है। अब नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब ये है कि 88 सेंटीमीटर की जो हमारी रेनफॉल होती थी ऑन एवरेज, उसका 96 to 104% रेनफॉल हमें अभी मिलेगी। यानी अब करीब 100% ही कह लीजिए कि इतनी रेनफॉल जो होनी चाहिए थी वो होगी ही होगी। और ये जून से सितंबर तक का इन्होंने डेटा दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब एक क्वांटिटी होती है जिसमें ये पूरी मेजरमेंट होती है। ये क्वांटिटी कौन सी होती है? लॉन्ग पीरियड एवरेज, LPA। ये वाला LP नहीं है, लैक्स पर एनम वाला, हाँ ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है ये एक तरीके से मीन मानसून रेनफॉल को नापता है, ठीक है। और ये डेटा 1961 से लेकर 2010 के बीच डिवाइस किया गया था। पिछले 20 साल से IMD क्या कर रहा है कि ये 2 स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम एक तरीके से फॉलो कर रहा है, जिसमें एक डेटा ये अप्रैल में दे देते हैं और जो आप कह सकते हैं उसके बाद का जो जुलाई का डेटा होता है ये लोग बाद में देते हैं। तो ये 2 किस्तों में बताते हैं कि रेनफॉल किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। अब ये एस्टिमेट इस तरीके से है ना कि हमें आगे जाके हेल्प मिलती है कि रेन किस तरीके से होगी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और सदर्न पेनिनसुला में किस तरीके से होगी। तो ये डेटा हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और हेल्प कैसे करता है आपको पता होगा, फार्मर्स इस पर बहुत डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर फसल को पानी नहीं मिलेगा तो हमारा देश अनाज कैसे खाएगा। तो इसलिए ये चीज़ उनको बहुत हेल्प करती है। दूसरा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आपको पता होगा अभी रिसेंटली उत्तराखंड में बिल्कुल डिज़ास्टर आ गया था, आपदा आ गई थी, तो उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बाद जो मिटिगेशन करना पड़ता है हमारी जितने भी फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, अगर उस टाइम बारिश वारिश आ जाए तो उनके काम में बाधा आ सकती है, उनको दिक्कतें आ सकती हैं। तो उन दिक्कतों को एक तरीके से कम करने के लिए ही ये प्रिडिक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तरीके से जो जून और सितंबर का जो डेटा ये देंगे वो हमें मॉनसून की एंट्री और एग्जिट के बीच में किस टाइप की रेनफॉल होने वाली है उसके बारे में बताएगा। ऑल तो 2019-20 में आईएमडी का फोरकास्ट जो था वो नॉर्मल रेंज का ही था, यानी आम तरीके से जो बारिश होती है वही होगी। लेकिन उस टाइम बारिश कितनी हुई, 110 और 109% के आसपास बारिश हुई थी 2019 और 2020 में। और देखिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरीके से आईएमडी का जो डेटा था वो उतना एक्यूरेट नहीं था। तो हाँ, थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं एक्यूरेसी में कमी तो होती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि आईएमडी जो डेटा देता है ना वो करीब करीब आसपास ही होता है। ऐसा नहीं होता कि आईएमडी कह देगा कि ड्रॉट पड़ने वाला है और बारिश बहुत तेज़ हो जाएगी, इस टाइप का बिल्कुल भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं आईएमडी जो डेटा देता है वो एक्यूरेट के आसपास ही होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मानसून जो होते हैं वो एग्रीकल्चर असिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मानसून किस में, नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं उनको कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना, अब आईएमडी का फोकस ना एग्रीकल्चर से हट रहा है इन द सेंस, जैसे मान लीजिए अगर आईएमडी इस तरीके से वर्क करता कि वो जो फोरकास्ट करता वो हेल्प करता है एग्रीकल्चर को भी, साथ ही साथ जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं इस टाइप की चीज़ों में भी हेल्प करता, तो चीज़ें बैलेंस रहती। लेकिन आज की डेट में आईएमडी एग्रीकल्चर की उतना हेल्प ना करके अर्बन फोकस ज़्यादा हो गया है। अर्बन फोकस होना भी खैर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि जो इतने डिजास्टर्स आ जा रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर डिजास्टर्स आते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अर्बन पे फोकस होना भी ज़रूरी है, लेकिन हम एग्रीकल्चर को अलग से नहीं छोड़ सकते ना, वो भी तो एक बेसिक नेसेसिटी हो चुकी है हमारी, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी कई सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं, सर्विस सेक्टर्स हैं, उनको भी एक तरीके से वेदर पे डिपेंड करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कई साइंस और उसके टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना जो बिजनेस पेटेंट है वो सब चीज़ें चलाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें उनको भी हेल्प करती हैं, लेकिन आईएमडी के पास उनके लिए उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो आईएमडी को कंटिन्यू करना चाहिए, राइटर ऐसा कहना चाहते हैं। इस टाइप के एड प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर को भी, बिजनेस सेक्टर्स को भी, सर्विस सेक्टर्स को भी, और साथ ही साथ अर्बन फोकस तो रहना ही चाहिए। ये सब राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले और बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल के साथ। ये आर्टिकल देखना आपका एक तरीके से ना पर्सपेक्टिव चेंज करेगा, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रहना चाहिए, सरकार बनने की कोशिश मत करो। यहाँ पर ये चीज़ वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब राइटर बता रहे हैं कि आम जनता में कई बार कई जगहों पे ऐसे कन्फ्यूजन है इलेक्शन कमीशन की पावर को लेके, कि क्या ये पावर इलेक्शन कमीशन के अंदर आती भी है या नहीं आती है। चलिए देखते हैं कैसे। जब इससे पहले टीएन शेषान साहब जब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तब उस टाइम तक या उससे पहले देश को कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स का कोई आप कह सकते हैं ग्लिम्स था ही नहीं। उनको पता ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है। तो तब जो शेषान साहब हैं उन्होंने आर्टिकल 324 के अंदर ये डिस्कवर किया, यानी हमारे संविधान के में जो आर्टिकल था उसमें ये डिस्कवर किया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कई सारी ऐसी पावर दी हुई हैं जो आज तक कभी रियलाइज़ हमने करी ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब जो शेषान साहब थे उनके लिए एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर को और रियलाइज़ करने के लिए आसानी तब हुई जब मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो 1978 का केस था, ये इसका वर्डिक्ट आया और उसमें पता चला कि आर्टिकल 324 जो है उसमें ऐसी पावर हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलती हैं, जिसमें वो फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे और इस तरीके से ये सारे स्टेप्स लेके वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्ट यानी संवैधानिक तरीके से चीज़ें चलें वो इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है उसमें ऐसी गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस किस तरीके की, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके गाइडलाइंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स को लेके गाइडलाइंस हैं और सरकार उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या कर सकती है उसको लेके गाइडलाइंस हैं, ताकि सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर इलेक्शन के फेज़ में चलती रहें। और ये जो कोड बना है ना ये ऐसे हवा में नहीं बनाया गया, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंसेंसस जब हुआ तब जाके ये कोड प्रॉपर्ली डेवलप हुआ था, ठीक है। लेकिन अब यह है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट की ना कोई लीगल बैकिंग है ही नहीं, कोई लीगल इसके पास सपोर्ट ही नहीं है।
जबकि एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक बार ये भी कहा था कि ये जो कोड है ना, इसके जितने भी प्रावधान हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत आ जाने चाहिए। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत क्या होता है, जितने भी ये जो लोग होते हैं ना, कैंडिडेट्स वगैरह, इनके क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो इसी एक्ट के तहत होता है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इसको मर्ज करने की बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ पे एग्री नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि अगर इसको हम इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का तहत इसको ले आते हैं तो फिर अगर चीज़ें गड़बड़ होंगी या अगर किसी को लगेगा कि ये उनका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन गलत है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट में चले जाएंगे, और जहाँ चीज़ें कोर्ट में जाने लगी ना वहाँ पर इलेक्शन डिले होने लग जाएंगे। इलेक्शन का डिले होने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी फिर थोड़े बहुत डिलेज होने लग जाएंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का पैसा बहुत बर्बाद होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन का काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी साउंड और काफ़ी सही बात करी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फीजेबल बात करी यहाँ पर, और बात सच में आप कह सकते हैं ऑन ग्राउंड सच है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से एनफोर्स होता है ना, इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगा ही हुआ है, क्योंकि हमको अभी भी नहीं पता कि चीज़ें किस डायरेक्शन में चल रही हैं। अब इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 का पैराग्राफ 16A क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी रिकॉग्नाइज पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड या इस टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो अगर ना इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती हैं और चीज़ें गड़बड़ करती है तो उस पार्टी को सस्पेंड या उस पार्टी के जो मतलब उनका जो रिकॉग्निशन है उसको विड्रॉ किया जा सकता है। ऐसा इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 क्लियरली कहता है। लेकिन अभी भी डाउट है, क्योंकि आज तो कितनी सारी पार्टीज ने कह सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया, लेकिन कभी भी किसी का रिकॉग्निशन विड्रॉ हुआ नहीं। तो क्या ये सस्टेनेबल भी है या नहीं है, इस चीज़ पे अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर है कि अगर किसी भी पार्टी का जो रिकॉग्निशन है उसको विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करने से क्या होगा ना, ये पूरी पॉलिटिकल फंक्शनिंग जो है उस पर बहुत सीरियस इफेक्ट्स डाल देगा। मान लीजिए, देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। करेंटली जैसे सेंटर में बीजेपी पावर में है, मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार ने कुछ ऐसा किया, या चलो आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल पार्टी का जो रिकॉग्निशन था उसको सस्पेंड कर दिया या विड्रॉ कर दिया गया। तो बीजेपी के लिए तो अच्छा ही हो गया ना, क्योंकि उनको अपोज करने के लिए कोई पार्टी नहीं बची। बात यहाँ अपोज करने की नहीं है। जब आपको भी पता हो कि जब पार्टीज एक दूसरे को अपोज करती है ना, तो ये एक क्या देता है, बेटर गवर्नेंस देता है। क्योंकि देखिए, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपोज करेगी तब जाके दूसरी पार्टी इंप्रूव करेगी ना, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको जनता के सामने अच्छा परफॉर्म करना है, जनता के हित के लिए काम करना है। तो देखिए, अपोजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके ही एक बेटर गवर्नेंस आती है। लेकिन अगर कोई पार्टी इस तरीके से सस्पेंड हो जाती है तो दूसरी पार्टी के लिए तो अच्छा ही हो जाएगा ना, और चीज़ें फिर और ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर इस टाइप की दिक्कत तो प्रिवेल करती है, ठीक है। इसके अलावा दो अलग अलग इश्यूज़ क्या हैं, पहले तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का था, दूसरा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 324 आर्टिकल के अंदर क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार जैसे अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं, काफ़ी अलग अलग स्टेटों में और भी चल रहे हैं, तो वहाँ ऐसा होता है कि कई स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे ऑफिसर्स वगैरह होते हैं या कर्मचारी होते हैं जिनको झट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, मतलब यार इलेक्शन आए तो ट्रांसफ़र होने लग जाए एक जगह से दूसरे जगहों में, क्योंकि वहाँ पर देखिए ओपिनियन डिफरेंस आ जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो इलेक्शन ये स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो सिंपल सी बात है, ताकि वो बीच में बाधा ना बने इसलिए उनका ट्रांसफ़र ही कर दिया जाता है। और अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि क्या इसको ट्रांसफ़र जो हो रहा है ना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है? अगर नहीं है तो क्यों हो रहा है ऐसा, और अगर है तो किस आर्टिकल के अंदर है? मेन चीज़ तो ये है। तो अब बात मेन ये है कि जो ट्रांसफ़र है ये सरकार का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, ये सरकार के नियमों के नीचे आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आता। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। यहाँ पर ये मेन चीज़ है, क्योंकि ये आर्टिकल 324 के अंडर में मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 324 के तहत कोई भी ऐसी पावर ड्रॉ कर सकती है जिसके लिए कानून नहीं भी बना हो। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ निकल के आ गई बाहर की जिसमें ऐसा कोई कानून ही नहीं नज़र आया कि इस चीज़ को किस चीज़ के कानून के तहत किया जाए, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंडर उस टाइप की चीज़ को अंडरटेक उस काम को कर सकती है। अब यानी एक तरीके से इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 के अंदर इस टाइप की पावर है। लेकिन
अब देखिए जो ट्रांसफ़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर दे रही ना एक जगह से दूसरे जगह को स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, वो इस एक्ट के 324 आर्टिकल के तहत नहीं आता, क्योंकि उस चीज़ को यानी ट्रांसफ़र करने के लिए ऑलरेडी संविधान ने पावर बनाई हुई है आर्टिकल 309 के अंडर में। देखिए अब वहाँ पर ये लिखा था, सुप्रीम कोर्ट के केस में आया था कि अगर किसी चीज़ के लिए लॉ या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी है जो उस चीज़ को डिफाइन करती हो, तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको अपने हाथों कर सकती है। लेकिन जब यहाँ पर ऑलरेडी एक आर्टिकल बना हुआ है उस चीज़ के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको बाईपास क्यों कर रही है? मेन दिक्कत तो यहाँ पर ये है ना। उसके अलावा एक और चीज़ आई, देखो जैसे केरला सरकार जब मतलब अभी क्या कर रही थी, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक आ चुका था, तो वो ऐसे सप्लाई किट्स दे रही थी जिसमें चावल है, दाल है, कुकिंग ऑयल है, यानी बेसिक नेसेसिटी जो है। और क्यों दे रही थी ऐसा? पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग सड़क पे आ चुके हैं, गरीब हो चुके हैं। लेकिन हुआ क्या, एक लीडर ऑफ अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेन कर दी कि ये पार्टी जो है इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि एक तरीके से उनको स्टेट गवर्नमेंट को रोक दिया, उनको कहा कि आप ये सब चीज़ें बांट नहीं सकते। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये डिसीजन जो है ये आर्टिकल 324 के अंडर आता है या मोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है क्या? ऐसा कोई भी चीज़ क्लू वहाँ पर नहीं है, ऐसे कोई भी मेंशन नहीं है कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे रोक सकती है। क्योंकि देखिए एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स 2013 का जो केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि अगर कोई भी पार्टिकल जो बोल रहा हूँ अगर कोई भी पार्टी है, वो कोई भी पार्टी अगर इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, यानी जैसे चावल बांट दिया, दाल बांट दी, कोई भी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ बांट दी, तो वो एक तरीके से वेलफेयर के अंदर आया ना। मान लीजिए कि मैं तो नहीं, चलो मान लीजिए कोई पर्सन जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो अगर पैसा यानी मनी बांट देता है, ये लीकर बांट देता है, या जो दारू है उसको बांट देता है, तो ये वेलफेयर में नहीं आया ना। ये तो आप मतलब ग्रीड वाली चीज़ करने लग गए कि लोगों को ललचा के वोट खींच रहे हैं, तो ये वेलफेयर में नहीं आता। लेकिन जहाँ चावल बट रहे हैं, दाल बट रही है, खाने का ऑयल बढ़ रहा है, इस टाइप की चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये वेलफेयर के अंडर आती हैं। और वेलफेयर की जो चीज़ें हैं वो DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत में आती हैं। क्या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि DPSP कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है हमारे संविधान में? आपने अगर लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा, तो इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। तो अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सब चीज़ें तो कर रही है, लेकिन ये उनकी पावर्स में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या वर्डिक्ट होता है, क्या पता है बात और उछले और पावर्स को और अच्छे से डिफाइन किया जाए, तो काफ़ी चीज़ें बेटर होंगी। अगले आर्टिकल की बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे इसकी हेडिंग खुद बताती है, ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी आप यहाँ बात कर सकते हैं कि आप पोल्यूशन लेवल को कट करने की, एमिशंस को कट करने की बातचीत हो रही है। अब हमारे देश में ना क्लाइमेट चेंज के हमारे जो गोल्स हैं उनको हमें एक तरीके से सस्टेनेबल वे में लेके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कंट्री डेवलप तो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्लाइमेट को भी इन्हेंस करने की ज़रूरत है। अब देश में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन भी होता है, जो जितने भी ख़राब चीज़ होती है, गुड्स या सर्विसेज, उनको यूज़ करके डिस्पोजल भी होता है उनका। तो उनके एक तरीके से ना हमारे जो आप कह सकते हैं सोसाइटी में, और हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज जो एक्सप्लॉइट होते हैं, उनको रिप्लेनिश करने की जो साइकिल है, यानी उनको रीजनरेट करने की जो साइकिल है ना, उसको स्लो डाउन करता है। मेन दिक्कत यहाँ पर आती है। अब देखिए ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की दिक्कत नहीं है, हम कंज्यूमर्स की तो दिक्कत है, क्योंकि हम कंज्यूमर्स की वजह से तो इंडस्ट्रीज़ और कॉरपोरेशंस हैं। वही बात है ना, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वही बात यहाँ पर है कि ना कंज्यूमर्स इंडस्ट्रीज़ के बिना रह सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी कंज्यूमर्स के बिना नहीं रह सकती, तो दोनों एक दूसरे की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है पोल्यूशन कर रही हैं, तो वो जो कंज्यूमर है उनके गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कर रही है, तो जो ये जितना भी पोल्यूशन होता है ना, जितने भी रिसोर्सेज का लॉस होता है ना, ये एक तरीके से ना हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कस्टमर और कॉरपोरेशंस दोनों में इक्वली डिवाइड करता है, ताकि हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस कर पाएँ। तो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कमर्शियल जो ये कंपनीज़ हैं इनको दिया जाता है, जहाँ पर इनसे कहा जाता है कि तुम अपने ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशन है उनको कम करो। इनको अलग अलग स्टेज में, यानी गुड्स के प्रोडक्शन में, गुड्स की डिलीवरी में, सर्विसेज को आगे बढ़ाने में जो ये स्टेप्स इन्वॉल्व है, वहाँ पर इनको धीरे धीरे कम करो। आपको किस तरीके से कम करना है? जब प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा और वेस्ट का डिस्पोजल जब किया जाएगा, इन सारे स्टेजेस में आपको इंश्योर करना है कि आप ग्रीन हाउस गैस को कम करते रहें। ग्रीन टेंडर भी इसी का पार्ट है, जो प्रिस्क्राइब करता है क्या क्या क्वालिफिकेशंस एक कंपनी को करनी चाहिए, ताकि
मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन से कंपनी के पास होनी चाहिए ताकि वो सारी लेट गाइडलाइंस को फॉलो तमीज से कर पाएँ। तो ग्रीन क्वालिफिकेशन जो है ना, एक तरीके से ना प्री डिफाइंड परसेंटेज है ग्रीन एनर्जी का आज की डेट में, और ये हमें बताता है कि किस तरीके से हमें प्रॉपर ऑनलाइन जो बोल रहा हूँ यहाँ पर ऑन साइट वेस्ट मैनेजमेंट हमें करना चाहिए ताकि हमारे कार्बन एमिशंस जो हैं वो सर्टेन लेवल तक कम हों, तब जाकर तो हम हमारे जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से एक और तरीका हो सकता है जो इसमें अपनाया जा सकता है। वो क्या है, एक ऐसे मेजरमेंट क्राइटेरिया ले डाउन कर दे जाए और जितनी भी ये कंपनीज हैं इनकी परफॉर्मेंस को ऑडिट किया जाए, तब जाके ही चीज़ें सही डायरेक्शन में चलेंगी। क्योंकि जब तक ऑडिट नहीं होगा तब तक हमें क्या पता कि कंपनी ने वो चीज़ सही में करी है या नहीं करी है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को तो बहुत अवार्डिंग ये चीज़ होगी, क्योंकि एक बार पोल्यूशन लेवल्स कम होंगे, हम जितनी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को इम्पोज करेंगे, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी भी और हमारे ग्रीन कंट्रैक्ट्स हैं वो भी आगे बढ़ेंगे और हमारे क्लाइमेट गोल सेटिस्फाई होंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक क्या है कि इन ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए अभी तो थोड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट लगेगी, क्योंकि हम इतना डेवलप्ड अभी नहीं है कि हम सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ही यूज़ करें। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हम इतना ज़्यादा अभी डेवलप्ड नहीं है, तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक कॉस्ट तो आएगी। लेकिन एक बार इम्प्लीमेंट हो गया ना, तो जो हमारी इन्वायरमेंट भी जो कॉस्ट जो भी हमें पे करनी है ना पोल्यूशन की वजह से, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली उसके बाद चीज़ें सही डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी और उसके बाद हमारे जो नेचर है वो और ज़्यादा प्योरीफाई हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, ये हमें बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सारी की सारी वीडियो की अपडेट्स प्रॉपर टाइम में मिल जाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।